Hello students, this is video number 13 of laws of motion। और यहाँ पे हम फिर से पुली मोशन पे आ रहे हैं। हम बोलोगे पुली पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी हमें समझ आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन जो हमने पढ़ा था उसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो हमारी हेल्प करता है, वो हमें उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द सिंपलर प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद हम थोड़ी हैवी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से पुली मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे। हमें टेंशन निकालनी होगी स्ट्रिंग्स की, एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी। वी विल सी टू दिस। दिस इज द प्रॉब्लम। इस सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पुली को हम क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। ठीक है, एटवुड मशीन बोलते हैं। और इस पे अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? एक तो एक्सेलरेशन m1 ग्रेटर देन m2 है। क्या यहाँ कोई फोर्स एक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, दोनों मासेस पे mg लग रहा है। ठीक है, यहाँ वाला mg इसको यहाँ लेके जाना चाहता है, यहाँ वाला mg इसको यहाँ लेके जाना चाहता है। ठीक है, जो जो ज़्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में मोशन आएगी। आप फील कर सकते हो इसको, यू कैन जस्ट फील इट कि ये किस तरह की मोशन है। ठीक है, हम एक एक ब्लॉक की ज़रा फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आ गया हमारे पास मास m1, ये आ गई आपकी टेंशंस, ऐसे 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 ऐसे, टी 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 टी। क्यों सारी जगह टी? एक ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जब एक ही है तो एक ही जगह टेंशन होगी। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग को मासलेस मान रहे हैं, बिल्कुल कोई आप बोलोगे कैसे मान रहे हैं? कुछ है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गिवन? तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको मासलेस मानेंगे। पुली को भी हम मासलेस मानेंगे, पुली को भी बिल्कुल मासलेस मानेंगे। पुली का भी कुछ नहीं मानते हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मास है कौन सा? m1 मास है, मैं लिख नहीं रहा बीच में m1। तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ m1g। ऊपर वो फेस कर रहा है क्या? टेंशन T। ठीक है, और एक्सेलरेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको खुद ही पता होगी कि इस बार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर आएगी। क्यों क्यों इधर आएगी? m1 बड़ा है ना, m1 बड़ा है इसलिए m1 की डायरेक्शन में आएगी, m2 की डायरेक्शन में थोड़ा आएगी। यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, मतलब m1 खींच के लेके आ रहा है m2 को ऊपर की तरफ। m2 नहीं जीत पा रहा क्योंकि m1 बड़ा है, तो m1g बड़ा होगा। तो क्या इक्वेशन बनी यहाँ पे? m1g माइनस टी, m1g माइनस जी इक्वल टू m1a, इक्वल टू m1a। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनी? इधर लगाओ m2 पे, m2 पे दूसरी इक्वेशन लगाओ। ठीक है, a यहाँ पे फ़ायदा ये है कि a दोनों जगह सेम है। ठीक है, कंस्ट्रेंट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे दोनों का a सेम है। a का रिलेशन अगर कोई आपसे पूछे तो यू विल सिंपली से कि यहाँ पे a सेम है दोनों के लिए। ठीक है, एक a1 है एक a2 है, लेकिन a1 इक्वल टू a2 है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि ये फुली फिक्स्ड है। तो फुली फिक्स्ड है तो हमें ये फॉर्मूला मालूम है, AP इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है ये कंस्ट्रेंट मोशन में। AP 0, जब 0 हो गया तो क्या आपको नजर आ रहा है? a1 इक्वल टू माइनस a2 दिख भी रहा है, a1 इक्वल टू माइनस a2 क्लियर कट दिख रहा है। एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक प्लस है तो एक माइनस है, अगर ये माइनस है तो वो प्लस है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे? किसके ऊपर लगाऊंगा मैं इस बार? m2 के ऊपर। देखो m2 के ऊपर लगा रहा हूं, आप समझना जरा प्लीज। इस बार आएगा t माइनस m2g, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस के अंदर ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टी आपका कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में? किसके बीच में? आपकी एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो। फिर एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा एम है यहाँ फाइंड करना। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी तो टेंशन भी निकल जाएगी। फिर किसी भी इक्वेशन में टेंशन डाल देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको शॉर्टकट में करने का। पहले एक तो तरीका है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, m1, ये इन दो इक्वेशंस को 1 और 2 को मैंने ऐड किया एंड आई गॉट m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से a निकल गया या नहीं, देखो a किसके बराबर आया, a विल बी इक्वल टू m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, बस खत्म कहानी। और m1g माइनस m2g क्या है, फोर्सेस हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं दोनों फोर्सेस। ये इधर लेके जाना चाहता है, इधर खींच रहा है, वो इधर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसलिए माइनस आना था, m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये m1g माइनस m2g इसलिए आया क्योंकि m1 को हमने बड़ा माना है। अगर हम m2 को बड़ा मानेंगे तो m2g माइनस m1g आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी होगी फिर। तो अल्टीमेटली ये आ गया। देर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, देर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। वो सिंपल मैथड है इसको करने का, मैं आपको बताता हूँ। हम इसी डायग्राम को ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल में एक टेबल पे पड़े हैं दोनों ब्लॉक्स, एक को F1 से खींचा जा रहा है, दूसरे को F2 से खींचा जा रहा है। आप समझो जरा, इसको सीधा कर दो ऐसे, इसको खींच दो, M1 M2 पकड़ के खींच दो, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन अगर ऐसे टेबल में पड़े हो बिना फोर्स के तो वो नहीं चल सकते, लेकिन हमें मालूम है यहाँ फोर्स एक्चुअली लग रही है। F1 कितना है, इतना। F1 बड़ा है कि F1 बड़ा है। F1 कितना है, m1g। F2 कितना है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जब सीधा करो तो ज़्यादा फील आता है अगेंस्ट होने का। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको एक बॉडी मानो और अल्टीमेटली एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, F1 माइनस F2 अपॉन m1 प्लस m2, जो हमने अभी निकाला। F1 F2 की वैल्यू आपको मालूम है अच्छे से, m1g और m2g। तो वही आंसर आया जो हमने पहले निकाला था। दिस इज अनदर वे ऑफ डिपिक्टिंग इट, यू नीड नॉट ड्रॉ इट, यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि कैसे इसको देखा जा सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल मशीन। नीट के पेपर में इस बार यही क्वेश्चन आया था, इसी पे ऊपर क्वेश्चन आया था, दैट वाज वेरी सिंपल, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर बार ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ऐसी आ गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके सीधा आंसर, और एक बार मतलब आई मीन टू से कि पता कैसे करना चाहिए आपको इस प्रॉब्लम को। आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल लेनी चाहिए, देखते ही कितनी होगी एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये निकल गया एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन जैसी निकली, फिर दोनों में से किसी एक की प्री बॉडी डायग्राम बना लो, दोनों की भी नहीं बनानी पड़ती, एक की बनाओ तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। इस तरह से ये पहले मैं सिंपल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जहां कंस्ट्रेंट मोशन की वो इक्वेशन लगाए बिना काम नहीं बनेगा। यहां पे भी मैंने आपको लगा के दिखाई कंस्ट्रेंट मोशन, AP इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2, बट वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन होगी, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है। कितनी फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये टेबल पे पड़ा है लेकिन इसको कोई फ्रिक्शन फील नहीं हो रही। और ये फ्रिक्शन फील नहीं हो रही है तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लो ये आधा किलो का है, 0.5 kg, और ये मान लो 1000 kg का है, तो भी ये इसको खींच देगा, तो भी इसको खींच लेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ वो ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके अंदर फिर टेंशन वगैरह आपने निकालनी है। तो लेट्स सी कैसे आएगा। और पुली के ऊपर भी रिएक्शन आपने निकालना है कि पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रही होगी। ये पिछली बार भी नहीं हमने निकाली, मैं पिछले का भी बता दूंगा। पिछले की बात करूं अगर, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये पुली थी, नीचे इधर ऐसे टेंशन T थी, यहाँ पे भी टेंशन T थी, ये पुली भी एक किसी स्ट्रिंग या रॉड के साथ अटकी हुई थी यहाँ, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, यहाँ T है, यहाँ T है, तो ये कितना होगा, ये 2T होगा। और क्या, सामने सामने दिखाई दे रहा है, T प्लस T इक्वल टू 2T। तो इस पे डबल फोर्स लग जाएगी, अकेला दागा है। तो इस तरह से अब यहां पे भी देखूंगा मैं, इधर केस डिफरेंट होगा। अब देखो यहां पे इसको कितनी फोर्स लग रही है, यहां m1g। फाइन, तुम इसको फिर से इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसा पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक m2 है, एक ब्लॉक m1 है। m1 ब्लॉक को यहाँ से फोर्स खींच रही है, F1 लिख देता हूँ। F1 की वैल्यू कहाँ है, वो ये है, ये आ गया आपका m2, ये आ गया आपका m1, ये आ गई आपकी टेंशन। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आई, m1g अपॉन m1 प्लस m2। कुछ नहीं याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल।
क्योंकि यहाँ पे फोर्स में सिर्फ यही इन्वॉल्व है, इस पे थोड़ा फोर्स लग रही है, ये थोड़ा ग्रेविटी लग रही है, इस पे लग भी रही होगी, तो लग रही तो रही है, ये नहीं मैं बोलूँगा नहीं लग रही है। ये M2G और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन टेबल की दोनों बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, इसके साथ कोई टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं होता, इसलिए नीचे जाता है फोर्स के साथ। सीखते जाओ सब आएगा। ठीक है, ये आ गया ए, एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन के बाद टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए भाई ये नीचे जा रहा होगा एक्सेलरेशन के साथ, यहाँ पे तुमने टेंशन टी बनाई, फिर मैं लिखूंगा क्या, M1G माइनस टी, M1G माइनस टी इक्वल टू MA। टेंशन निकल गई, टेंशन आ गई M1G माइनस M1A। तुम ये भी लेना चाहते थे, इससे भी हो जाता है, इस ब्लॉक को लेते तो यहाँ तुम टी लिखते, एक्सेलरेशन इसकी कहाँ थी, यहाँ थी, तो तुम क्या आंसर लिखते। हाँ ठीक है, यहाँ पे T इक्वल टू क्या लिखते, T इक्वल टू M2A, ख़त्म। ये ज़्यादा सिंपल था अगर तुम इसकी ब्लॉक डायग्राम बना, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। तो इस तरह से चीज़ें समझने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें आएंगी। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए अब हमने इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रॉब्लम को भी तुम वैसे ही इमेजिन करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये M1G, दिस वन इज़ M3G, और इस पे नहीं आएगी फोर्स, ये खींच ही नहीं पा रहा, ये तो इनके सहारे ही बैठा है। जो बड़ा होगा, M1 बड़ा मान लो M3 से, M1 बड़ा मान लो M3 से। जब M1 बड़ा मानोगे M3 से तो व्हाट विल हैपन, आप देखो, इसको एक फिर हॉरिजॉन्टल रख लो, तीनों को हॉरिजॉन्टल रख दो। ये दोनों फोर्सेस, ये एक्सेलरेशन ऐसी प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, फाइन, ये इधर जाएगा ब्लॉक। सब कुछ दिख रहा है हमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं लिखता हूँ आंसर, आपको समझ आना चाहिए। ए इक्वल टू नेट फोर्स M1G माइनस M3G अपॉन M1 प्लस M3 प्लस M2, वही M1 प्लस M2 प्लस M3, खत्म, दैट्स इट। एक्सेलरेशन निकल गई। एक्सेलरेशन निकलते ही टेंशन एक ही है, कोई तीनों में से एक ब्लॉक उठा लो, टेंशन एक ही है, टेंशन डिफरेंट नहीं है इधर। ये मास आया ना बीच में, नहीं यहाँ पे आपका इस तरह से लिखेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। हाँ, इसकी टेंशन यहाँ T1 लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं टेंशन्स। यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T1 बिल्कुल 1, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, मास आया ना T2, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T2। डायरेक्शंस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब T1 T2 निकालने हैं, कोई दो फ्री बॉडी डायग्राम्स उठाओ और आपको आंसर आ जाएगा। मैं पहले M2 उठा के आपको दिखा देता हूँ। M2 लिया, ठीक है, इधर कितनी टेंशन T1, इधर कितनी टेंशन T2, ठीक है, और ये आगे जा रहा है कितनी एक्सेलरेशन के साथ A, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। एक इक्वेशन ये बन गई जिसमें T1 T2 अननोन है, A तो हम निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद कोई एक मास उठा लो, M1 वाला मास उठा लो। M1 वाला मास की मैं बोलता हूँ आपको इक्वेशन, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। तो T1 यहाँ से निकल गया, ये वाली इक्वेशन में डालो तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको खुद आनी चाहिए, उसमें मैं कोई आपकी खास मदद नहीं करने वाला। इट इज़ अ रियलिटी, आपको खुद आपकी इसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सिंपल कैटेगरी की थी जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी। अगले जैसे ही हम करेंगे प्रॉब्लम्स तो उसके अंदर हमको कंस्ट्रेंट मोशन की भी ज़रूरत आपस में पड़ने वाली है, तो कंस्ट्रेंट मोशन को हम वहाँ यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।